हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को मेरी? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने फाइल शेयर की है व्हाट्सएप पे आप लोगों को, डिवेंचर से Yes, sir. रिलेटेड। हाँ, वही चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वहां से ओपन कर लीजिए डाउनलोड करके, या मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए। स्क्रीन शो हो रही है बेटा? Yes, sir. हो रही है. हम्म। कल जो अपने क्लास में डिस्कस किया था, अगर उसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। हमने कल जब भी क्वेश्चन देखा था, उसके पहले प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से दो क्वेश्चन देखे थे। तो ऐसी कोई चीज़ किसी को अगर ना क्लियर हुई हो तो वो इस क्लास में पूछ सकता है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो मैं यही समझूंगा कि आपको समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। Okay, sir. नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, वो है इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने कल ही आपको बताया था कि जो क्वेश्चन होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक तो शेयर से रिलेटेड होगा, दूसरा डिवेंचर से रिलेटेड होगा। तो शेयर वाला तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अब डिवेंचर की बात करते हैं। डिबेंचर से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दो बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा इशू ऑफ डिबेंचर से, जिसमें आपको इशू ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा होगा रिडम्पशन ऑफ शेयर, जिसमें टाइप्स दिए होंगे, किसी की फंड के थ्रू रिडीम कर रहे हैं या ओपन मार्केट से खरीद के कर रहे हैं ये। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए आपके। तो एक पार्ट इशू वाले से होगा, एक पार्ट रिडम्पशन से होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर और टर्म्स एंड कंडीशन। और कल अगर आज ये कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट क्लास आपका रिडम्पशन पे होगी। तो डिवेंचर क्या होता है, ये सारी चीज़ आप खुद से देख लेंगे। टाइप ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर, मैं वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिवेंचर जो है, तीन तरीके से इशू हो सकते हैं: पर वैल्यू पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। इशू का जो प्रोसेस है शेयर की तरह ही है। जैसे शेयर कैपिटल हम इशू करते हैं, जैसे जनरल एंट्री करते हैं, सेम वही सारी चीज दोबारा डिवेंचर में भी होंगी। डिफरेंस ये है कि डिबेंचर की एंट्री करते समय आपको इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी पड़ेगी, जबकि शेयर की एंट्री करते समय कभी भी आपको इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि डिबेंचर को आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, लेकिन नए शेयर आप कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। जो शेयर फॉरफिटेड है उनको दोबारा री इशू जब करेंगे, दोबारा जब इशू करेंगे तो उसे आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। बट फ्रेश शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। डिबेंचर जो है वो फ्रेश डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। ये दो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तीसरी चीज ये है कि जब हम एंट्री करते थे तो शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करते थे। शेयर जो है वो कैपिटल होती है, जबकि डिवेंचर कैपिटल नहीं होता है। तो इसके साथ कभी भी डिवेंचर कैपिटल वर्ड इन्वॉल्व नहीं होगा, कहीं भी आप इसे नहीं लिखेंगे, केवल डिवेंचर लिखेंगे, डिवेंचर कैपिटल नहीं। सारी एंट्रियाँ सेम है, मैं उनको बताता चलूंगा आपको केवल साथ ही साथ। तो जब आप डिवेंचर पर वैल्यू पे इशू करेंगे तो सारे वही कंडीशन चलेंगे: डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर कॉल्स, वो सारी चीजें यहाँ भी होंगी। तो जब डिवेंचर आप पर वैल्यू पे इशू करेंगे तो आपकी एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और इसे फिर डिवेंचर में ट्रांसफर करना होगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, वहाँ पे हम शेयर में क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिवेंचर हमारा कैपिटल नहीं है, इसलिए हम केवल डिवेंचर अकाउंट देखते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट आ गया है डिवेंचर पे और आप उसे रिफंड करते हैं तो उसकी एंट्री आप करेंगे, थर्ड वाली, ऑन रिफंड ऑफ मनी ऑन टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन। जितने एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर देते हैं उस पर जो अमाउंट आपको रिफंड करना है उसके लिए एंट्री करेंगे आप डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री जब हम शेयर में करते थे तो एक साथ करते थे। पहली एंट्री करते थे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर एक्सेस अमाउंट आता था तो उसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे, तो हम लिखते थे टू शेयर कैपिटल के बाद टू अलॉटमेंट,
और अगर हम कुछ पैसे वापस कर देते थे तो टू बैंक भी कर देते थे, मतलब एक ही एंट्री में सारी हो जाती थी। उन चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है ताकि आप दोनों समझ लें, एक साथ भी समझ लें और अलग अलग भी समझ लें। ऑन रिफंड ऑफ मनी ऑन टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज इक्वल, पहले एंट्री करेंगे आप डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बैंक, यहाँ से पैसा रिफंड हो जाएगा। फोर्थ एंट्री आपकी आती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्सली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। जो शेयर एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर कुछ उस पर एक्सेस अमाउंट है और उससे आप एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, तो आप क्या एंट्री करते हैं? आप एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, आप याद करिए जब आप शेयर में एंट्री करते थे कि 10,000 शेयर इशू करने हैं, 12,000 रुपए, 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए, उसमें से 500 को रिफंड कर दिया और 500 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, मतलब 10,000 आपको इशू करने थे, 12,000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन है, 5 को आपने रिफंड कर दिया, तो 1,500 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पूरा पूरा 12,000 ले लेते थे, फिर शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे 10,000, एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट पे ले जाना है 1,500, तो उसके लिए लिखते थे टू अलॉटमेंट 1,500, और जिनको रिफंड करते थे उनके लिए लिखते थे टू बैंक 500। तो अगर आप एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो आप एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एक ही एंट्री करेंगे, मतलब सब एक साथ नहीं, अलग अलग करेंगे। तो वही दोनों एंट्री यहाँ पे अलग अलग कर दी गई है। अगर आप रिफंड करते हैं तो नीचे बैंक वाली एंट्री, और एक्सेस को एडजस्ट करते हैं तो अलॉटमेंट वाली एंट्री। इन सबको आप एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ की एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू अलॉटमेंट और टू बैंक। सेकंड वाली एंट्री में ही ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके समझाने के लिए ये अलग अलग यहाँ दिए हुए हैं। तो आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और डिवेंचर का अमाउंट रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पैसा रिसीव कर लिया आपने। अब कॉल मनी की एंट्री करिए। कॉल मनी की एंट्री भी सेम शेयर की तरह ही होगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और रिसीव करने की एंट्री कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेम एंट्री सेकंड कॉल की भी होगी। तो एंट्री तो समझ में आ गई होगी आपको। एंट्री में किसी को कोई डाउट है? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? No, sir. ठीक, अब आते हैं डिवेंचर को अगर आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या करेंगे। शेयर की तरह ही यहाँ भी होगा। डिवेंचर आपका प्रीमियम पे इशू हो सकता है, प्रीमियम आप एप्लीकेशन पे मांग सकते हैं और प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे मांग सकते हैं। अगर हम प्रीमियम को एप्लीकेशन पे मांगते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? जब आप अलॉटमेंट प्रीमियम सॉरी प्रीमियम आप एप्लीकेशन पे मांगते हैं तो प्रीमियम अमाउंट आपके बैंक में डायरेक्टली आता है। आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ होता है। अब उसे आप ट्रांसफर करते हैं अलग अलग अकाउंट में, जितना पैसा डिवेंचर का है डिवेंचर में और जितना पैसा प्रीमियम का है प्रीमियम में। तो आप एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये ट्रांसफर की एंट्री हो जाती है। इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम एट अलॉटमेंट, अगर प्रीमियम आपका अलॉटमेंट मांगा जा रहा है तब आप क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो ड्यू करने की एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फ्रेश शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। तो जो भी आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं वो डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस हो जाता है। 10 रुपए का शेयर अगर आप 8 रुपए में इशू कर देते हैं तो 2 रुपए का कंपनी को कैपिटल लॉस होता है। इसकी एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल रहा है डिवेंचर पे, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, जितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो डेबिट कर देंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
और जब ये अमाउंट रिसीव करेंगे आप, सॉरी, जब ये इसे आप डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जो आपने डिस्काउंट दिया है डिवेंचर इशू करते समय वो कंपनी के लिए लॉस होता है। ठीक है, या अगर कोई एडिशनल आप बोरोइंग कॉस्ट बेयर करते हैं जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो जितना हो सके उसे आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। कितने टाइम के अंदर खत्म कर सकते हैं? जितने समय के लिए आपने डिवेंचर इशू किया उतना टाइम होता है आपको उसको राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए। अब डिवेंचर इशू करते समय आपने 2 लाख रुपए डिस्काउंट दे दिए। अब 20 साल के लिए डिवेंचर इशू किया आपने, तो आपके पास 2 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 20 साल का टाइम है। अब 20 साल से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 20 साल है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको रिकवर करने का। तो अब 20 साल में 5-5 हज़ार रुपये हर साल आप रिकवर कर लीजिए, अरे हर महीने 5-5 हज़ार रुपये, या हर साल आप 1-1 लाख रुपए कर लीजिए। साल के हिसाब से हम बात करें तो 20 साल आपके पास है, यानी 24 मंथ है, सॉरी 20 साल है आपके पास, और डिवाइडेड बाई 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए, तो आप 10 हज़ार रुपये हर साल राइट ऑफ कर सकते हैं। 20 सालों के अंदर आपके पास 2 लाख रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे, ये आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो हर साल आप 2 लाख रुपए राइट ऑफ करेंगे, 10 हज़ार रुपये राइट ऑफ करेंगे। तो 10 हज़ार राइट ऑफ करेंगे पहली साल, तो 1,90,000 रुपये आपके पास वो अमाउंट होगा जो राइट ऑफ नहीं हुआ, तो उसे हम बोलेंगे अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो है कंपनी के एसेट साइड में दिखाई देगा, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो है। और जितना पोर्शन आप राइट ऑफ करेंगे वो पीएल के थ्रू राइट ऑफ करते चलेंगे हर साल, उसकी भी एंट्री राइट ऑफ की करेंगे, पीएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये उसकी जनरल एंट्री थी। इस तक मुझे क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं लगता है कि मुझे कराना चाहिए, क्योंकि आप डिवेंचर इशू जैसे शेयर इशू करते हैं वैसे ही डिवेंचर इशू करेंगे, और एंट्री मैंने आपको सारी समझा दी, तो इशू के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिवेंचर इशू की एंट्री करने में। अब आगे आ जाते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो लोन के बदले में कंपनी को कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख रुपए के बराबर सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन बैंक कहता है कि 10 लाख रुपए की आपने जो सिक्योरिटी रखी है हो सकता है कि वो सेल करते समय उतने पैसे ना मिले, तो हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए, मतलब और सिक्योरिटी दीजिए। 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसके बदले में 10 लाख रुपए की गाड़ी रख दी। जब आप 10 लाख रुपए की गाड़ी मार्केट में बेचने जाएंगे तो क्या जरूरी कि पूरी 10 लाख रुपए मिल जाए? हो सकता है और कम मिले, तो उससे तो पूरा लोन रिकवर होगा नहीं। इसलिए बैंक जो होते हैं वो एडिशनल सिक्योरिटी मांगते हैं। इसी एडिशनल सिक्योरिटी को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो वो कार हो गई, प्राइमरी के अलावा अगर आप जो एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं वो अगर कोलेटरल सिक्योरिटी means collateral security may be defined as a additional security in addition to principal security या फिर primary security। प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ जो एडिशनल आप सिक्योरिटी देते हैं उस एडिशनल सिक्योरिटी को हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो अब कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए जाती है 10 लाख रुपए का, तो उसके बदले में 10 लाख रुपए के एसेट्स रख देती है, बिल्डिंग रख दे, कार रख दे, कुछ भी रख दे। और उसके अलावा और सिक्योरिटी के लिए बैंक कहता है तो कंपनी उसे डिवेंचर इशू कर देगी कि लीजिए मैं आपसे लोन नहीं ले रही हूँ लेकिन आपको डिवेंचर दे रही हूँ। ये डिवेंचर इस बात का प्रूफ है कि आपने मुझे लोन दिया एडिशनल। तो अगर कभी मैं डिफॉल्ट करूंगी तो ये जो डिवेंचर है वो आपके हो जाएंगे, और डिवेंचर का जो अमाउंट है वो भी मैं पे करूंगी, फिर आपके पास तो डबल सिक्योरिटी हो गई। कोलेटरल सिक्योरिटी अभी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, मतलब सॉरी, कोलेटरल सिक्योरिटी जो आप देते हैं वो कोलेटरल होते हैं, मतलब एक समझौते की तरह होते हैं, रियल में वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। डिवेंचर जब असलियत में दिए जाते हैं, किसी के नाम से इशू किए जाते हैं, तब वो लाइबिलिटी होते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एज अ कोलेट्रल इशू करते हैं
तो वो उनके पास रहते तो है सेफ्टी के पर्पज से, लेकिन वो उस डिवेंचर के ऑनर नहीं होते। वो डिवेंचर के ऑनर फ्यूचर में तब होंगे जब कंपनी लोन पे करने में डिफॉल्ट करेगी। जैसे अब मैं आपसे 10 लाख रुपए का लोन लेता हूँ और आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी इसके साथ रख देता हूँ। ये 10 लाख रुपए की गाड़ी आपके पास गिरवी रखी हुई है। तो ये गिरवी रखी हुई है आपके पास, आप इसके ऑनर नहीं है। अब जो स्पेसिफाइड पीरियड है, उस पीरियड में अगर मैं लोन नहीं चुका पाया, तब आप जाके उसके मालिक बन जाएंगे। तो अगर 10 लाख रुपए का लोन आपसे लिया है और उसके बदले में आपके पास अपनी गाड़ी गिरवी रख दी है और 10 साल का समय है, तो 10 साल तक मैं उसका ऑनर रहूंगा गाड़ी का, लेकिन वो गाड़ी आपके पास रखी रहेगी केवल, आप उसके ऑनर नहीं होंगे। लेकिन 10 साल में अगर मैं लोन नहीं चुका पाया, तो 10वें साल के कंप्लीट होने के बाद वो गाड़ी आपकी हो जाएगी। अभी तक मैं उसका ऑनर हूँ, 10वें साल में आप उसके ऑनर बन जाएंगे। यही कंडीशन कोलेटरल सिक्योरिटी पे भी एप्लीकेबल होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी जरूर बैंक के पास होता है, लेकिन बैंक उसका ऑनर नहीं होता है। बैंक उसका ऑनर तब होगा जब कंपनी डिफॉल्ट कर देगी लोन पे करने से। तो सेफ्टी पर्पस उनके पास रखे होंगे, बट वो उसके ऑनर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इशू कर दिया है, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई लाइबिलिटी अभी क्रिएट हुई ही नहीं है। डिवेंचर इशू करती है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लेकिन डिवेंचर तो इशू किया ही नहीं है, वो तो केवल नाम मात्र उनके पास रखा हुआ है। वो लाइबिलिटी तब बनेगी जब कंपनी पे नहीं करेगी लोन। तब तक वो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, वो बस इशू हो चुका है सेफ्टी पर्पज से। इसलिए इन डिवेंचर के ऊपर कंपनी कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करती है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर जो डिवेंचर इशू किए गए, उनमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब जब आप डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करोगे, तो इसके रिकॉर्ड करने के दो मेथड है। एक मेथड कहता है कि जो आपने सिक्योरिटी इशू की है एज ए कोलेटरल, उसको रिकॉर्ड करिए। दूसरा मेथड कहता है कि उसको रिकॉर्ड ही मत करिए। तो हम पहले मेथड की बात करते हैं। जब आप डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करेंगे, तो जैसे ही आप कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो आपको बस लोन लेने की एंट्री करनी है, डिवेंचर इशू करने की कोई एंट्री नहीं करनी है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो डिवेंचर इशू करने की क्या एंट्री, सॉरी, लोन लेने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पर जो आपने डिवेंचर इशू किया एज ए कोलेट्रल, उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है, आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड कहता है कि जब आप कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह डिवेंचर को इशू करेंगे, तो आपको बैंक लोन लेने की भी एंट्री करनी है, जो डिवेंचर आपने कोलेट्रल इशू किया है उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम पहले मेथड से करते हैं, जब हम बैंक लोन, दूसरा मेथड में पहली एंट्री करते हैं जब हम बैंक लोन लेते हैं। तो जब हम बैंक लोन लेंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन ले लिया। और डिवेंचर इशू करेंगे, तो जब हम डिवेंचर नॉर्मली इशू करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवेंचर इशू करना ही नहीं हमें। डिवेंचर अभी सस्पेंस में है कि डिवेंचर लाइबिलिटी क्रिएट होगा या नहीं होगा। अगर फ्यूचर में हम पेमेंट नहीं करेंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगी। इसलिए हम एक डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते समय हम एंट्री करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। इशू करते समय हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर की एंट्री कर दी। अपने पास एक रिकॉर्ड रख लिया कि इतना डिवेंचर इशू हुआ है, लेकिन ये लाइबिलिटी नहीं है अभी, इसलिए सस्पेंस है। फ्यूचर में अगर आपने डिवेंचर के पैसे पूरे, लोन के पैसे पूरे चुका दिए, तो ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, इसके लिए आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा और एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसमें आप करेंगे डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। तो जो डिवेंचर कोलेटरल एज अ कोलेटरल इशू हुए थे वो कैंसिल हो जाएंगे। बैलेंस शीट में जो आपने डिवेंचर सस्पेंस दिखाया है, वो डिवेंचर से घटा के दिखाया जाएगा। टोटल डिवेंचर दिखाएंगे, उसमें से सस्पेंस वाला अमाउंट कट कर देंगे। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
कंपनी हैड 10 lakh 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2014। 2014 में कंपनी के पास 10 लाख रुपए के डिवेंचर थे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टूक अ लोन ऑफ 2 lakh फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर which company placed with the bank debenture for rupees 2,50,000 as a collateral security। ड्यूरिंग द ईयर यानी 2014 में 2014-15 में कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया एसबीआई से, और उसके बदले में 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लोन लिया 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी। पास नेसेसरी जनरल एंट्री if any and also show how the debenture and the bank loan will appear in the company's balance sheet as on 31st March 2015। अब आपको करना क्या है, जनरल एंट्री पास करनी है अगर आप कुछ बना रहे हैं तो, साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना है कि डिवेंचर और लोन जो है वो कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देंगे, क्या उसकी एंट्री करेंगे, कैसे उसे हम शो करेंगे। दोनों मेथड से हम करके देखेंगे। तो आपने क्या किया है, आपके साल के शुरू में 10 लाख रुपए के डिवेंचर थे, फिर साल के दौरान आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, उसके बदले में 2.5 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर दिया। इसी को हमें रिकॉर्ड करना है। पहला मेथड कहता है कि बैंक लोन लेने की एंट्री करिए, डिवेंचर इशू करने की एंट्री मत करिए, क्योंकि वो कोलेट्रल है। रियलिटी में तो इशू हुआ नहीं है, जब इशू हुआ नहीं, जब ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो एंट्री क्यों। तो हम डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह इशू करने की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, हम केवल बैंक लोन लेने की एंट्री का पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन पास कर दी हमने एंट्री। अब आते हैं बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में आएंगे तो हमको पता है कि हमारा जो बैंक लोन है वो भी लॉन्ग टर्म है, और हमने जो डिवेंचर पहले 10 लाख रुपए के इशू किए हैं वो भी लॉन्ग टर्म लोन है। तो दोनों लॉन्ग टर्म लोन जो है वो नॉन करंट होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये किस हेड में जाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, और उसको हम नाम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो हमारी है वो दो ही है, क्या क्या, एक 10 लाख रुपए का डिवेंचर, उसके बाद 2 लाख रुपए के लोन, टोटल 12 लाख रुपए हमारे हैं। तो हम 2015 में 12 लाख रुपए दिखा देंगे। लेकिन हमें जो कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, बस उसका एक नोट दिखेगा। कैसे, नीचे नोट्स टू अकाउंट में आइए। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नीचे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चीजें आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो की है। पहला हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर हमारे 10 लाख के हैं, 10 लाख रुपए शो करेंगे। उसके नीचे एक हम नोट डालेंगे कि 10 लाख रुपए के साथ साथ हमने 2.5 लाख रुपए के जो डिवेंचर है वो एज अ कोलेट्रल इशू किए हैं। उसका अमाउंट शो नहीं करेंगे, बस नोट डाल देंगे। तो देखिए हमने 2.5 लाख रुपए का कोई अमाउंट शो नहीं किया, बस हमने नोट डाला हुआ है। दूसरा हमारा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो लोन है, जो हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो हम लिखेंगे बैंक लोन 2 लाख रुपए। इसके साथ भी एक नोट अटैच करेंगे कि हमने जो 2 लाख रुपए का लोन लिया है इसके बदले में हमने 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखे हैं। तो बैंक लोन ऑन द बेसिस ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी एज अ डिवेंचर फॉर रुपीज 2,50,000। तो 2,50,000 अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं आएगा, बस ये नोट में रहेगा। पहला मेथड ये कहता है। दूसरे मेथड की बात करें तो ये कहता है कि आपको दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है, बैंक लोन और डिवेंचर एज द कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करने की। तो बैंक लोन इशू करने की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सेम जैसे पहले किया है, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। अब जैसे ही डिवेंचर आप सस्पेंस सॉरी डिवेंचर आप एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करोगे तो एक्चुअल लाइबिलिटी तो वो है नहीं, इसीलिए उसे हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। हम एंट्री करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 250 250, 2.5 लाख 2.5 लाख। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, वैसे ही जैसे पिछली बार दिखाया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो पता ही है आपको, बैंक लोन और डिवेंचर जो पुराने 10 लाख है दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2015 में केवल 12 लाख रुपए दिखाए जाएंगे, 10 लाख रुपए का डिवेंचर, 2 लाख रुपए का लोन। अब इसका जब नोट्स आप बनाएंगे इस हेड का, तो वहां पे आप पूरा डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करेंगे। मतलब 10 लाख रुपए के डिवेंचर तो है ही, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो कंपनी में पूरे 10 लाख प्लस 2,50,000 यानी कि 12.5 लाख रुपए के डिवेंचर है।
तो हम लिखेंगे 12% डिवेंचर 12,50,000, लेकिन इसमें से 2.5 लाख सस्पेंस में है, तो हम सस्पेंस वाला माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा 10 लाख रुपए का डिवेंचर। तो डिवेंचर में अमाउंट में 10 लाख रुपए ही जाएंगे, और बैंक लोन जो है वो 2 लाख रुपए का ही दिखेगा। जब टोटल डिवेंचर की बात होगी, तो जो डिवेंचर आपने कोलेट्रल इशू किए वो भी काउंट किए जाएंगे, और जो आपके एक्चुअल है वो भी काउंट किए जाएंगे, तो टोटल हो गया हमारे 12,50,000। लेकिन जो 2,50,000 आपने इशू किए वो सस्पेंस में, इसलिए उस अमाउंट को यहाँ से घटाना पड़ता है, एक्चुअल ही शो होता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करते हैं इसका। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 12% डिवेंचर और 10 लाख, उसके साथ नोट अटैच कर दीजिए, जैसे पहले वाले में किया था यहाँ वाले में। ऐसे भी कर देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन एंट्री तो दोनों होगी, ये वाली सस्पेंस वाली भी और वो वाली भी। लेकिन बैलेंस शीट में सस्पेंस को शो करने का कोई मतलब नहीं है। ये चीजें क्लियर हो गई। कोलेटरल सिक्योरिटी क्लास के अंदर कोई है? कोई नहीं है? यस सर। Yes, sir. बेटा बाकी लोग कहाँ है? जो उसमें 26 लोग हैं, ये लोग है या नहीं है? इसमें टोटल कितने बच्चे हैं? 31 है। 31 में लोग प्रेजेंट हैं या नहीं है? चलो आगे देखते हैं। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो उसके बदले में डिवेंचर के बेसिस पे वो कंपनी आउटसाइडर से लोन लेती है, और साथ ही साथ लोन का रिपेमेंट तो करेगी ही टाइमली, और उसके साथ ही साथ एनुअल बेसिस पे वो कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी इशू करती रहती है, इंटरेस्ट पे करती रहती है। ये डिवेंचर का चार्ज कह सकते हैं इसका। तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो डिवेंचर के साथ ही शो होता है, डिवेंचर के साथ वो अटैच्ड होता है अमाउंट। 9%, 10%, तो उतने डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे कंपनी को। आइए, अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो आप नॉर्मली जानते होंगे। 9% लिखा है तो इसका मतलब है कि 9% डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को एनुअल बेसिस पे। तो हर साल कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट पे करने की सिंपल एंट्री होती है। दो एंट्रियां बनती है, इंटरेस्ट को ड्यू करना फिर पे करना, या फिर एक फाइनल एंट्री भी हो सकती है। तो डिवेंचर ड्यू करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं आप, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर करते हैं, फिर डिवेंचर होल्डर को डेबिट करते हैं टू बैंक कर देते हैं। ड्यू करना और पे करना, या फिर इनकी जगह पे एक फाइनल एंट्री होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपली एक ही एंट्री करिए, खत्म हो जाएगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने का तरीका तो बहुत ही ईजी है, एंट्री भी बहुत सिंपल है। लेकिन इंटरेस्ट में दो कॉन्सेप्ट है। पहला है इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है और ड्यू है देने के लिए। दूसरा होता है इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है लेकिन उसके देने का समय अभी नहीं आया है। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों है आपके लिए लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी है। अब अक्रू एंड ड्यू को समझने के लिए आपको ये देखना होगा, मतलब इंटरेस्ट तो क्रिएट हो चुका है और आपको देना भी है। अगर आप, मतलब जो टाइम आ गया तो उसमें आपको देना भी है। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कंपनी जो है वो हाफ ईयरली पेमेंट करती है इंटरेस्ट का। पहला इंटरेस्ट वो देती है 30 जून को, और सेकेंड इंटरेस्ट देती है 31 दिसंबर को। ठीक है, साल में 2 बार इंटरेस्ट देगी, 31 जून को और 31 दिसंबर को। जबकि कंपनी का जो बैलेंस शीट स्टार्ट होता प्रिपेयर होता है वो 31 मार्च को होता है। ठीक है, 31 मार्च को होता है। तो कंपनी अगर जून में दे देती है, अब मान लेते हैं कि 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो मार्च से पहले प्रीवियस ईयर में जून में एक बार दिया होगा और उसको दिसंबर में दे देना चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर को।
लेकिन वो 31 दिसंबर को पे नहीं करती है इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, 31 दिसंबर का इंटरेस्ट क्रिएट भी हो चुका है और उसी दिन ड्यू भी है 31 को, लेकिन कंपनी ने उसे पे नहीं किया अभी। तो पे नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 31 मार्च जो 31 दिसंबर को क्रिएट हो चुका है और उसी दिन ड्यू है, तो ऐसे इंटरेस्ट को आप बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू। तो अगर कंपनी नहीं देती है तो अक्रू एंड ड्यू है, वो उसी दिन कंपनी को पे करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, इंटरेस्ट अक्रू एंड इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। देखो यार 31 को क्रिएट भी हो चुका है 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को पे भी करना है कंपनी को, लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया अभी। तो क्रिएट भी उसी दिन है और पे भी उसी दिन करना है उसे कंपनी को, तो अक्रू एंड ड्यू है वो। अक्रू एंड नॉट ड्यू, सेम डेफिनेशन, सेम कॉन्सेप्ट लेंगे हम प्रीवियस वाला, कि 30 जून को पे करती है, 31 दिसंबर को पे करती है, और बैलेंस शीट बनाती है 31 मार्च को, 31 मार्च को बनाएगी। अब मान लेते हैं कंपनी ने जून में भी दे दिया और 31 दिसंबर को भी पेमेंट कर दिया, लेकिन कंपनी अपनी बुक क्लोज कर रही है मार्च में। तो 31 दिसंबर के बाद से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अब आने वाले जून में पेमेंट होगा। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का तो क्रिएट हो गया इंटरेस्ट, लेकिन क्रिएट होने के बाद अभी ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यू होता है जून में जाके, पेमेंट हमें जून में करनी है। तो इसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। अक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं अभी, क्योंकि ड्यू जो होगा वो जून में होगा। दोनों जो इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हैं ये करंट लायबिलिटी में जाएंगे बैलेंस शीट में। तो इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। चलिए अब इंटरेस्ट की एंट्री की बात करते हैं। जब इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं तो पहले जो सिस्टम था उस समय इंटरेस्ट पे जो टैक्स पे किया जाता था वो शेयर होल्डर्स खुद पे, डिबेंचर होल्डर खुद पे किया करते थे। कंपनी उन्हें पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है उनके इन हैंड पे कर देती थी, और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंपनियों से कह रखा है कि अगर आप डिवेंचर पे टैक्स देते हैं तो टैक्स आप खुद डिडक्ट करेंगे और फिर आप पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले इंटरेस्ट में एक का ही हिस्सा होता था, केवल केवल डिवेंचर होल्डर का। अब इंटरेस्ट में दो लोगों हिस्सेदार हो गए, एक डिवेंचर होल्डर को मिलेगा एक पोर्शन, और कुछ पोर्शन जो है वो इनकम टैक्स वालों को मिल जाएगा। क्लियर? तो कंपनी पूरा डिवेंचर पे अगर इंटरेस्ट उसको देना है, मान लो 100 रुपीज का इंटरेस्ट देना है, तो 100 रुपीज तो पूरा एक्सपेंस है कंपनी के लिए, लेकिन उस 100 में 90 रुपीज तो डिवेंचर होल्डर को मिल जाएंगे, और 10% का टैक्स जो है वो मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो उस इंटरेस्ट के अब दो हिस्सेदार हो गए, एक डिवेंचर होल्डर हो गया और एक इनकम टैक्स हो गया। तो कंपनी अपनी तरफ से तो पूरे 100 रुपए निकालेगी इंटरेस्ट के नाम पे, लेकिन डिवेंचर होल्डर को देगी 90 रुपए और 10 रुपए देगी इनकम टैक्स को। तो कंपनी जब इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उस अकाउंट में डालते हैं। या फिर दूसरा होता है इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, आईटीपी, आईटीपी अकाउंट में डाल देते हैं। दोनों में से कहीं भी डाल दीजिए आप। तो जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाए और उस पर आप टैक्स डिडक्ट करते हैं तो आप मतलब कंपनी, तो कंपनी एंट्री करती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस। तो इंटरेस्ट पूरा पूरा कंपनी अपने एक्सपेंस में दिखाएगी, लेकिन उसमें जितना हिस्सा शेयर होल्डर्स का होगा शेयर होल्डर्स के सामने लिख देगी क्रेडिट, और जितना टैक्स देना है वो टैक्स के सामने लिख देगी। ये तो ड्यू हो गया। अब पेमेंट की बात आएगी। तो पेमेंट आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग करते हैं तो जब आप डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे तो आप लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब आप इनकम टैक्स को पे करेंगे तो आप लिखेंगे इनकम टैक्स डेबिट टू बैंक। इन दोनों को अगर एक साथ पेमेंट कर रहे हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं डिवेंचर होल्डर डेबिट इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिवेंचर होल्डर को जितना दे रहा है वो डिवेंचर होल्डर में डाल दीजिए, और इनकम टैक्स में जितना दे रहा है वो इनकम टैक्स में डाल दीजिए। फिर आता है ऑन ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितना डिवेंचर आप पे कर डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, कंपनी के लिए जो वेंचर इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा टोटल इंटरेस्ट होगा। कंपनी के लिए वो पूरा खर्चा है, भले ही वो दो लोगों में बट रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो पूरा कंपनी को दिखाना पड़ेगा, और वो पूरा का पूरा वो अपने पीएल में ट्रांसफर कर देगी। तो एंट्री करेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर लेंगे। अब इंटरेस्ट के पेमेंट के बाद जो क्वेश्चन आता है वो है जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। आप डिवेंचर आज इशू कर रहे हैं, उसी के साथ ही उसका रिडम्पशन किस कंडीशन पे करेंगे वो अटैच्ड होगा कंडीशन। तो टोटल 6 कंडीशन यहाँ पे होते हैं, वही 6 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पे इस पे ही एक क्वेश्चन आता है अक्सर। चलिए अब सारे कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। सबसे पहला कंडीशन है व्हेन डिवेंचर आर इशू एट पर एंड आर रिडीम एट पर, मतलब पर वैल्यू पे इशू करिए और पर वैल्यू पे ही इसका रिडम्पशन कर दीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए पे इशू हो रहा है, इशू हो रहा है पर वैल्यू पे और उसका रिडम्पशन भी 100 रुपए पे ही होगा। तो ये हो गया आपका रिडम्पशन एट पर वैल्यू। तो आज अब इन कंडीशन में होता क्या है कि फ्यूचर में जो आपको लॉस होने वाला है उसको रिकॉर्ड हम आज ही करते हैं। मतलब जैसे फ्यूचर में आप डिवेंचर रिडीम करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको लॉस हो, तो उसका प्रोविजन आज ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो जब डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपए का तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज। और जब इसे डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 100 रुपीज। ये तो इशू करने की एंट्री होगी। अब फ्यूचर में इसे रिडीम करेंगे तो क्या करेंगे, 100 रुपए पे ही रिडीम करना है। तो डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 100 रुपीज। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपकी व्हेन डिवेंचर आर इशू एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीम एट पर। डिस्काउंट पे इशू करेंगे, पर वैल्यू पे रिडीम करेंगे। आज डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो आज तो घाटा हो ही गया, लेकिन फ्यूचर में कोई घाटा नहीं हो रहा है क्योंकि जितने का डिवेंचर उतने पे ही हम उसे रिडीम कर देंगे। तो पहले आज इशू करने की एंट्री करते हैं। 100 रुपीज का डिवेंचर है मान लीजिए और 95 पे इशू कर रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95 डाल देंगे। और जब इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 95 टू डिवेंचर 100। अब रिडम्पशन की वही एंट्री होगी जो पहले की है, क्योंकि 100 का डिवेंचर 100 में ही जा रहा है। डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 100। जो आपने ये डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, इस डिस्काउंट को जितना जल्दी हो सके हमें इसे राइट ऑफ करा लेना पड़ेगा पीएल से। तीसरा कंडीशन कहता है व्हेन डिवेंचर आर इशू एट अ प्रीमियम एंड रिडीम एट पर। प्रीमियम पे इशू करिए, पर वैल्यू पे रिडीम करिए। तो प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कंपनी को तो फायदा होगा, लेकिन रिडम्पशन पर वैल्यू पे होगा, मतलब कंपनी को घाटा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इशू करने की एंट्री करेंगे प्रीमियम पे। मान लीजिए कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 105 रुपए पे रिडीम हो रहा है। सॉरी, 100 रुपए का डिवेंचर है, 105 रुपए पे इशू हो रहा है, लेकिन रिडीम 100 रुपए पे ही होगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 विथ प्रीमियम। अब इसे डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे तब प्रीमियम में भी ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5। अब इसका रिडम्पशन पर वैल्यू पे करना है, तो जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 100 करके क्लोज कर देंगे। फोर्थ एंट्री आती है व्हेन डिवेंचर आर इशू एट पर एंड रिडीम एट प्रीमियम। देखिए पर वैल्यू पे इशू करेंगे लेकिन प्रीमियम पे इसका रिडम्पशन करेंगे। आज जितने का डिवेंचर उतने का इशू कर देंगे, लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे तो उस समय हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आज हम ले कम रहे हैं, फ्यूचर में हमें देना ज्यादा पड़ेगा। तो जितना ज्यादा देना पड़ेगा वो हमारे लिए एक तरीके से लॉस है, तो उसे हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, डिवेंचर 100 रुपीज का है, 100 रुपीज में इशू किया जा रहा है, लेकिन रिडम्पशन 105 में किया जाएगा। तो इशू करने की एंट्री तो सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज। अब इसे हमें ट्रांसफर करना है डिवेंचर में, और साथ ही फ्यूचर में जो 5 रुपए का लॉस होना है उसे आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। तो हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। लॉस जो होगा हमें रिडम्पशन, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज। ठीक है, टू डिवेंचर 100 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो फ्यूचर में प्रीमियम देने वाले उसे भी आज ही क्रेडिट कर लेंगे 5 रुपए से। अब इसका पेमेंट करेंगे रिडम्पशन के टाइम, तो हम लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट
टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर है 100 रुपए का, 5 रुपए का प्रीमियम देंगे, डिवेंचर होल्डर 105 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, और डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट आपका फोर्थ। जितना भी लॉस हो रहा है उन सबको आपको क्या करना है, रिकवर कर लेना है। किससे? पीएल से कर लीजिए आप। और जितना रिकवर नहीं करेंगे वो अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिखेगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। फिफ्थ पे आते हैं, when debenture are issued at discount and redeem at a premium। अब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। एक तो आज डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, आज तो घाटा हो ही रहा है, और साथ ही साथ प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो और घाटा हो गया, डबल घाटा हो रहा है यहाँ पे। इसका एग्जांपल देखिए कैसे। डिवेंचर 100 रुपए का है, इशू होगा 98 पे, 2 रुपए तो यही लॉस हो गया। इस लॉस के बाद आगे चलते हैं, रिडीम होगा 105 पे, 5 रुपीज का वहां भी लॉस हो गया। मतलब आज आपने डिवेंचर इशू किया तो आज आपको फ्यूचर लॉस मिला के 7 रुपीज का लॉस हो रहा है। 100 की चीज 98 में बेचोगे, 2 रुपए का लॉस ये, लेकिन जब रिडीम करोगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तो 2 और 5 7 रुपए का पूरा लॉस हो गया। तो पहले इशू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 98 से टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98। अब इसे डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों लॉस को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 7 रुपीज, 5 + 2। फिर लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, उसमें 100 ही जाएगा, बचा 5 रुपीज चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब इसे ड्यू कर दो जैसे हमेशा करते हो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 टू डिवेंचर होल्डर 105। अब इसे पे कर दो, बैंक डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 105। लास्ट कंडीशन है, when debenture are issued at premium and redeem at premium। प्रीमियम पे इशू करो, प्रीमियम पे ही रिडीम करो, तो डिफरेंस क्या रह गया? हो सकता है कि प्रीमियम कम लो लेकिन प्रीमियम देना पड़े ज्यादा, हो सकता है प्रीमियम ज्यादा लो, प्रीमियम देना पड़े कम। ये भी तो हो सकता है कि आपने प्रीमियम लिया 2 रुपए लेकिन पेमेंट के समय प्रीमियम ज्यादा देना पड़ रहा है, या आपने प्रीमियम लिया 7 रुपए लेकिन रिडम्पशन के समय 2 रुपए का ही प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम दिखाएंगे। तो अगर हम प्रीमियम कम ले रहे हैं और पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो भी तो हमें लॉस हो रहा है। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 100 रुपए का डिवेंचर है, इशू होगा 106 रुपए में, लेकिन रिडीम होगा 110 रुपए में। मतलब 6 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं लेकिन हमें पेमेंट करना है 10 रुपए का, यानी 4 रुपए हमारे अपने पॉकेट से जाएगा। ठीक है, तो इशू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 106। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे, तो हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना लॉस हो रहा है? 100 रुपए का डिवेंचर हम 10 रुपए में उनको कर देंगे वापस। तो आज सीधा सीधा आज हम अगर पर वैल्यू से देखें तो 10 रुपए का लॉस हो गया हमें, तो हम लिखेंगे 10 रुपीज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, 100 रुपए जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने आज लिया है 6 रुपए का, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम देंगे 10 रुपए का। ये होगा क्लियर आपका पूरा। आप ये नहीं देखेंगे कि हम डिवेंचर पे 106 रुपए में इशू कर रहे हैं और 110 रुपए में रिडीम कर रहे हैं तो केवल 4 रुपए का लॉस हो रहा है। नहीं, लॉस और बेनिफिट जो हम देखते हैं वो फेस वैल्यू से देखते हैं हमेशा। तो 6 रुपए का बेनिफिट हमें आज हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हमें 10 रुपए का लॉस हो रहा है। अब इसी को ड्यू कर दिए सिंपली, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 टू डिवेंचर होल्डर 110, और डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 110। ये आपके कंडीशन पूरे हो गए। ठीक है, ये 5 6 कंडीशन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही इसका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो क्वेश्चन में तो अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस कितने कितने इशू कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से मुझे कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। चलिए सेक्शन बी, अटेंडेंस की बात करते हैं। जिनका अटेंडेंस हो जाए वो क्लास लीव कर देंगे, अगर अटेंडेंस होने के बाद भी जो क्लास में रहा उसकी अटेंडेंस अब्सेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपकी अटेंडेंस बोले जाए, अटेंडेंस बोलने के बाद आप लीव हो जाइए। अगर आप लीव नहीं होते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप अब्सेंट हैं, तो मैं अब्सेंट लगा दूंगा आपका।
मेरे अटेंडेंस लास्ट बोलते समय लास्ट ही बच्चा होना चाहिए क्लास में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी। तो अगर आप लीव नहीं होते हैं, लास्ट में जो बच जाएगा उन सभी का एब्सेंट लगा दिया जाएगा। ध्यान रखना सभी। रोल नंबर 2083। रोल नंबर 2108। रोल नंबर 2141। रोल नंबर 2212। रोल नंबर 2319। रोल नंबर 2326। रोल नंबर 2439। रोल नंबर 2443। रोल नंबर 2447। रोल नंबर 2448। रोल नंबर 2449। रोल नंबर 2516। रोल नंबर 2518। रोल नंबर 2530। रोल नंबर 2531। रोल नंबर 2532। रोल नंबर 2590। रोल नंबर 2596। रोल नंबर 2611। रोल नंबर 2620। रोल नंबर 2648। रोल नंबर 2665। रोल नंबर 2669। रोल नंबर 2682। रोल नंबर 2717। रोल नंबर 2718। 2719। 2721। रोल नंबर 2734। रोल नंबर 2761। रोल नंबर 2766। रोल नंबर 2767। रोल नंबर 29